हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपके सामने हूँ एलटी ग्रेड के सिलेबस में से पोएट्री का एक सेक्शन लेके। ठीक है। जो पोएट्री है वो अल्फ्रेड टेनिसन की है। सीधे हम बात करेंगे कि कंटेंट क्या है। तो अल्फ्रेड टेनिसन की ब्रेक 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 पोएम है, उसको हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। और ना ही सिर्फ हम पोएम डिस्कस करेंगे, उसके साथ में जो उसका पूरा सार है, पूरा एक्सट्रैक्ट है, क्या उसमें वर्ड है, कौन सा किसको रेफर किया गया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी वीडियो में, इसी पोएम के साथ कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले, आइए देखते हैं पोएम, जो कि बहुत ही अच्छी पोएम है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि पोइट्री के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप कोई पोइट्री पढ़ने जा रहे हो तो उसका ओवरव्यू आपको मालूम होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए, जिससे कि आगे जो पोएम हो उसको आप अच्छे से रिलेट कर पाओ, उसके थीम, उसके कंसेप्ट को आप समझ पाएँ। देखिए, कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि नहीं, हम क्वेश्चन आंसर ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। बट लाइंस के बीच में से भी क्वेश्चंस उठते हैं, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उन सारे जो चीज़ें होती है, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको रिमाइंड करना, जो हमें याद नहीं रहते। रीज़न बस एक ही होता है, हमने डिटेल में पोएम नहीं पढ़ी है। ये मेरा सजेशन है कि आप जब भी कोई अगर पोएट्री प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइन बाय लाइन एक बार ज़रूर देखें। क्योंकि अब जो स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है उसमें ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं चलेंगे, इसलिए आपको पोएम तो बीच में से पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि लाइन से भी, किसी भी वर्ड से क्वेश्चन उठ सकता है। हम क्वेश्चंस की भी बात करेंगे इस पोएम में, प्लस हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। सबसे पहले पोएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जान लेते हैं। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये क्या है? टेनिसन की पोएम है, अल्फ्रेड टेनिसन की। ठीक है। और ये एक लिरिक है। ठीक है। ये एक लिरिक है, लिरिकल एलेजी आप कह सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है, किसने लिखी है? अल्फ्रेड टेनिसन। और क्या है ये? तो ये एक लिरिकल एलेजी है। ठीक है। और किसको एड्रेस करते हुए ये लिखी है? आर्थर हैलम को एड्रेस करते हुए, जो कि इनके फ्रेंड होते हैं अल्फ्रेड टेनिसन के। तो उनको एड्रेस करके लिखी हुई है। उनकी डेथ हो जाती है, और जैसा कि आपको पता चल रहा है, एलिजी, एलिजी क्या होता है? एलिजी हम एक शोक गीत को बोलते हैं। ठीक है। जहाँ पे कोई पोएट अपना दुख व्यक्त करता है, उसे हम एलिजी कहते हैं। अगर लिटरेरी टर्म्स में और आपको अच्छे से समझना है, यहाँ पे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने मेन पॉइंट से। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये उन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ पे, उस फ्रेंड का क्या नाम है? आर्थर हेलम। और उनकी डेथ कब हुई थी? 1833 में। ठीक है। उनकी डेथ हुई थी 1833 में। और उनकी ही याद में, उनकी डेथ पे उन्होंने इसको लिखा है, क्योंकि ये एक एलेजी है। एंड इसको कंपोज कब किया गया था? 1834 में। 1834 में इसे कंपोज किया गया था। ठीक है। और इसे पब्लिश कब किया गया? 1842 में। राइट। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं। 1842 में इसकी पब्लिशिंग डेट है। अब इस पोएम में है क्या? इसमें पोएट अपना ग्रीफ एक्सप्रेस करते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं। ठीक है। किसके थ्रू? वो ये कहना चाहते हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जैसा कि आपको इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, वो अपना दुख नेचर के बेस पे व्यक्त कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब यहाँ ये है कि जैसे कि आर्थर हेलम अब नहीं है इस दुनिया में, उनका फ्रेंड नहीं है, उससे उनको दुख होता है, इसीलिए एक लिरिकल एलिजी है। और वो कहते हैं कि अगर मैं खुशी नहीं हूँ बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ माई फ्रेंड, तो फिर नेचर के जो एलिमेंट्स हैं, जो नेचर है, वो भी खुश नहीं हो सकता। क्योंकि दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस कि अगर हम खुश नहीं हैं, या फिर किसी भी कारणवश हमारे अंदर एक अवसाद की स्थिति है, तो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती है वो भी क्या होती है? एटमॉस्फेयर पूरा ग्लूमी हो जाता है। ठीक है। थोड़े से पोइटिकल वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करने ज़रूरी है, जिससे
और भी अच्छे से चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिबल हो सके। तो वो बोलते हैं कि आसपास का जो भी वातावरण होता है वो भी क्या हो जाता है, सैड ही होता है, आपने देखा भी होगा। तो वो नेचर के थ्रू इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने थॉट्स को, और पूरी पोएम में आपको नेचर के ही डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जिसके थ्रू उन्होंने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ पे एक्सप्रेस किए हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो पोएम इज इंटरेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, यहाँ पे पोएट कहते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जैसा कि वो बिल्कुल डिसहार्टेंड हो चुके हैं, दिल उनका टूट गया है, दुख से पूरी तरीके से वो भरे हुए हैं, तो वो कहते हैं तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। ठीक है, कि तोड़ दो किसको, ग्रे स्टोन्स को, जो कि नदी किनारे लगे हुए हैं। आपने देखा होगा नदी लहरों के पास, समुद्र के पास में जो स्टोन्स होते हैं, यहाँ पिक्चर के हेल्प से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो स्टोन्स हैं और जो वेव्स आ रही हैं, जो बार बार लहरें टकरा रही हैं, तो वो कह रहे हैं लहरों से कि इनको तोड़ दो, इन ग्रे स्टोन्स को। लहरें जब बार बार स्ट्राइक करेंगी, बार बार स्टोन्स के साथ में, तो वो उन स्टोन्स को तोड़ देगी। And I would that my tongue could utter. Tongue could utter. Utter means आपको पता है, बोलना, कुछ भी मुंह से निकले। ठीक है, the thoughts that arise in me. क्या अटर करना चाहते हैं वो अपनी टंग से, क्या बोलना चाहते हैं कि मेरे मन में जो दुख की लहरें उठ रही है, क्योंकि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ। तो वो नेचर को कहते हैं कि वो भी कैसे खुश रह सकता है। ठीक है, वो बोल रहे हैं, तो वो उसको बोल रहे हैं कि तुम इसे तोड़ दो और मैं फिर अपने अंदर के जो इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस कर सकूं, मैं कुछ बोलूं उसके बारे में। थॉट्स दैट अराइज इन मी, तो किस टाइप के थॉट्स उनके अंदर अराइज हो रहे हैं, दुख के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हर सिस्टर एट प्ले। Oh well for the sailor lad that he sinks in his boat on the bay. वो बोलते हैं ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, मछुआरे का लड़का, फिशरमैन बॉय, दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले। जब वो खेल रहे हैं आपस में, तो वो शाउट कर रहे हैं। यहाँ पे शाउट का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी पे चिल्लाना। ठीक है, चिल्लाने के भाव से यहाँ पे शाउट नहीं आया है, ये एक कंपेनियन, एक हैप्पीनेस को व्यक्त करने के लिए आया है। जो कि फिशरमैन बॉय है, वो अपनी सिस्टर के साथ में खेल रहा है, मतलब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उसके पास में कंपनी है। किसकी, उसकी सिस्टर की। तो वो उसके साथ में फ्रेंडली एंजॉय कर रहा है, उसकी कंपनी को उसके साथ खेल रहा है। वो लोग चिल्ला भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, जैसे बच्चे आपस में करते हैं, सिबलिंग्स। ठीक है, आपस में खेलते भी हैं, एक दूसरे पे शाउट भी करते हैं। तो यहाँ शाउट का मतलब वो अग्रेशन वाला शाउट नहीं है, एक कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, दोनों लोग आपस में खेल रहे हैं, और पोएट यहाँ पे उस कंपनी को मिस कर रहा है। यहाँ पे ये प्रेजेंट करने का मतलब ही ये है कि पोएट वो चीज़ मिस कर रहा है जो वो अपनी फ्रेंड की कंपनी में एंजॉय करता, और वो फ्रेंड कौन है, आर्थर हलम। ठीक है, ओ वेल फॉर द सेलर लैड। सेलर लैड कौन है, सेलर लैड, लैड मीन्स होता है लड़का, तो सेलर लैड जो है, दैट इज सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, और वो अपनी बोट पे क्या कर रहा है, सेलर, वो गाना गा रहा है। मीन्स वो भी नेचर को क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो भी बोट पे। अब बोट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की जो सीनरी रही होगी, वहाँ का जो प्लेजेंट एटमॉस्फेयर रहा होगा, जो कि बहुत ही अपीलिंग होगा, उसको वो एंजॉय कर रहा है, और उसको मेमोराइज करके, उसको अच्छे से प्रेजेंट करके, फील करके। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे फील की, जो कि पोएट की जो फीलिंग है, जो इमोशंस हैं, अभी वो किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। वो ना तो नेचर में वो ब्यूटी देख पा रहा है, जो कि नेचर क्या करता है, नेचर हमेशा एक प्लेजेंट रिफ्लेक्शन फ्लो करता है। ठीक है, एक अच्छा भाव हमारे मन में लाता है, हम शांत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पोएट वो नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हिज
फ्रेंड दैट इज आर्थर हेलम। तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि सेलर भी क्या कर रहा है, सेलर लाड उसका जो लड़का है, जो वो लड़का है वो क्या कर रहा है, ही इज सिंगिंग सॉन्ग इन हिज बोट। ठीक है, वो वहाँ पे गाना गा रहा है, मीन्स वो भी उसको एंजॉय कर रहा है। And the stately ships go on to their heaven under the hill। और जो शिप्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो भी अपने अपने जगह पे जा रहे हैं, वो भी अपने अपने पोर्ट की तरफ चलते जा रहे हैं। हेवन अंडर द हिल, जो कि हिल से गुजरता हुआ रास्ता होता है, वो भी अपने उसकी तरफ जा रहे हैं। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। लेकिन अब वो यहाँ पे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। बट ओ यहाँ पे ग्रीफ के लिए आया है, फॉर द टच। टच कैसा, अपने फ्रेंड की कंपनी, वो उसके साथ में रहना, उसके साथ में समय बिताना। क्योंकि जब कोई चला जाता है तो हमें रियलाइज होता है कि हम क्या क्या चीज़ें एंजॉय करते थे। ठीक है, अब उसे फील हो रहा है वो अकेलापन, वो लोनलीनेस की मेरा फ्रेंड यहाँ पे मिसिंग है। अपने फ्रेंड के डेथ पे वो ग्रीफ यहाँ पे शो कर रहे हैं और कह रहे हैं ऑफ अ वैनिस्ड हैंड। वैनिस्ड होता है, वैनिश का ऐड देखा होगा ना आपने, सारे दाग वैनिश, उसी तरीके से वैनिस्ड हैंड। तो वो कह रहा है कि ये जो हैंड है, वैनिस्ड हैंड का मतलब ये नहीं है कि हाथ से ही यहाँ पे उसको रिमार्क किया गया, नहीं, वो उसकी प्रेजेंस को बता रहा है कि अब उसकी प्रेजेंस को मैं फील नहीं कर सकता। वो हैंड जो है, वो वैनिस्ड हैंड मेरी लाइफ में से मिसिंग है। और वो हैंड किसका है, आर्थर हेलम का। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। और वो जो साउंड है, वो जो वॉइस है, वो अभी भी दैट इज स्टिल, वो क्या है, वो अभी भी वो साउंड मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि वो एकदम शांत हो चुका है। शांत कैसे, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। तो वो साउंड मिसिंग है, वो कंपनी मिसिंग है, वो एन्जॉयमेंट मिसिंग है, वो फीलिंग मिसिंग है, जो कंपनी हम साथ में बिताया करते थे। मेरे फ्रेंड की डेथ हो चुकी है और इसीलिए पोएट यहाँ पे बहुत क्या है, उदास है। तो वेनिस्ड हैंड यहाँ पे उसके फ्रेंड की प्रेजेंस को मिस करता हुआ बता रहा है कि वो मिसिंग है। सो इट इज़ रेफर्ड एज वैनिस्ड हैंड। किसके लिए यूज़ किया गया है, तो आर्थर हेलम के लिए, जो कि पोएट का फ्रेंड है। आई होप ये लाइन्स क्लियर हो गई होंगी। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रैक्स ओ सी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। फिर से उन ग्रे स्टोन्स पे वो अपना सारा दुख निकालना चाह रहा है। बोल रहा है कि मैं पूरा क्या है, मैं पूरे ग्रीफ से भरा हुआ हूँ, पूरी अवसाद की स्थिति में हूँ। वो सी से बोल रहा है ये। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे, जो एक टेंडरनेस होती है एक दिन में, जो टेंडरनेस होती है, जो खुशी का माहौल होता है, जो हैप्पीनेस होती है, ग्रीफ की जगह वो एक ग्लोरी में रहता है वो डे। तो वो टेंडरनेस क्या है, दैट इज डेड। वो अब क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो सनराइज होता है एक तरीके से, जो एक दिन होता है, वो किसकी शुरुआत करता है, एक नई उमंग, एक नए एम्बिशंस को जन्म देता है। ठीक है, हम एकदम फ्रेश फील करते हैं। तो उसी को लेके इन्होंने कहा है, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड, कि जो टेंडरनेस एक दिन के शुरुआत में होती है, दिन में होती है, दिन को एक नई उमंग का स्रोत बताया गया है, और रात को हमेशा क्या दिखाया जाता है कि वो एकदम शांत होती है, वो किसी उसकी एक दुख का भाव उसमें आता है। तो ये बोल रहा है कि द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड, और वो कौन है, उनका फ्रेंड हालम। तो वो तो अब है नहीं, विल नेवर कम बैक टू मी। और वो चीज़, वो हैप्पीनेस, वो कभी भी वापस मेरे लाइफ में नहीं आ सकती। वो वापस कभी नहीं आएगा, उनका फ्रेंड लौट के नहीं आएगा, और वो इमोशन नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि अभी तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें पोएट क्या है, बहुत टूटा हुआ फील कर रहा है, क्योंकि उसके फ्रेंड की डेथ हो गई है। ठीक है, और कौन से ईयर में डेथ हुई थी आर्थर हेलम की, 1833 में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पोएम को अगर कुछ लोग नहीं एंजॉय करते हो तो उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है विजुअलाइजेशन। उस सीन को एक बार आप इमेजिन करके देखिए, अपने सामने विजुअलाइज करके देखिए,
और फिर आप देखिए कैसे वो पोएम आपके माइंड में एकदम से उतर जाती है। ना आपको किसी वर्ड को रटने की ज़रूरत है, जैसे वैनिस्ड हैंड आया, कोई ज़रूरत नहीं है रटने की। वो जब आप याद करोगे ये वर्ड आपके सामने आएगा, ये पूरी स्क्रीन की पिक्चर आपके आँखों के सामने आ जाएगी, आपके दिमाग में आ जाएगी, बशर्ते कंसंट्रेशन कितना है। अब ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे लेके बैठ गए आप ये वीडियो और सोच रहे हैं किसी और चीज़ के बारे में, तो नेचुरली चीज़ें क्या होगी, मिसिंग होगी। नेचुरली वहाँ पे आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। तो अगर आप ध्यान से इसको सुनते हैं, आई डोंट थिंक कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये सारा जो सेशन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है। तो मेरा बस यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे कि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। पेड क्लासेस में आप कितने पैसे देते होंगे, ठीक है? बहुत से मेरे पास में मैसेजेस आते हैं कि मैम हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। काफ़ी सारे पिछली बार भी आए थे, अब की बार भी वही सारी चीज़ें आ रही हैं। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरा सिलेबस मैं डिलीवर कर सकूँ, पूरे सेशंस आपके कंडक्ट कराए जा सकें। इसलिए मेरा मानना ये है कि जितना आपको मिल रहा है, आप उसका अच्छे से अच्छे बेनिफिट उठाइए और प्लीज़ जो थोड़ी-सी मेहनत, जो मैं कहती हूँ कि एकदम एफ़र्ट आपको करना ही करना है, चाहे आपको दुनिया के किसी भी कोने से नोट्स क्यों ना मिल जाए, तो आप अपनी मेहनत करना मत छोड़ो। वो आपके लिए सच में एक रामबाण साबित होगी, क्योंकि आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर खुद से नोट्स प्रिपेयर करते हो, तो दुनिया के कोई भी बेस्ट से बेस्ट नोट्स उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल रही हूँ। इसलिए आप अपने एफ़र्ट लगाइए, वीडियो देखिए, साथ में कॉपी पेन रखिए, नोट्स लिखते जाइए। मन करे वन लाइनर बनाइए, मन करे उसको आप पूरा डिस्क्रिप्शन डाल के लिख सकते हो। एग्ज़ाम टाइम के लिए उसको वन लाइनर में क्रिएट कर लो। कोई भी नोट्स अजूबा नहीं होता, कोई अजूबा उन नोट्स को क्रिएट नहीं करता, ठीक है? सारे नोट्स मेहनत से ही होते हैं, वही कंटेंट होता है, वही स्टडी मटेरियल होता है। थोड़ी-सी मेहनत आप कर लो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा पे करने की, जो लोग नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं। मैं यही बोलूँगी कि आप थोड़ी-सी मेहनत से चीज़ों को अपने लिए बहुत सरल और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि आप हैं, आप कितने कैपेबल हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर हिट कर दीजिएगा, बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू अपलोड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू ऑल। और सेशन को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसका मिल सके अगर आपको लगता है। और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके फीडबैक से, आपके सजेशन से वीडियोस और भी बेनिफिशियल बनते हैं और आपके लिए ही वो लाभकारी होता है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में, और आज शाम तक आपके पास में ग्रामर का जो एसवी बख्शी की सेकंड सीरीज़ है वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू।